हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। हम लोग अपनी पी एम एफ आई एस का 6th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। अब ये जो बायो जियो केमिकल साइकिलिंग या जिसको न्यूट्रिएंट साइकिलिंग भी बोलते हैं हम लोग, ये चैप्टर एक्चुअली इकोसिस्टम का सिर्फ एक ये पार्ट होना चाहिए था। जैसा कि हमने इसके बारे में बात करी थी, आपको याद होगा चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 में हमने इसके बारे में बात करी थी इंट्रोडक्शन में, कि यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ इस तरफ जाकर। ये देखिए फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। उसमें हमने पढ़ा था कि इकोसिस्टम के कुछ अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ये दो फंक्शंस तो हमने 4th चैप्टर में देख लिए थे। इसके लिए अलग से हमने चैप्टर देखा था, और अब जो हम चैप्टर देखने जा रहे हैं ये भी इकोसिस्टम का एक फंक्शन है, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, या जिसको बायो जियो केमिकल साइकिल भी बोलते हैं। ये इकोसिस्टम का एक फंक्शन है। ओके, तो हम वापस आते हैं अपने कंटेंट पे। यहाँ पर आपको जो है इस चैप्टर को बहुत ध्यान से करना है आपको, क्योंकि ये वन ऑफ द मतलब ऐसा चैप्टर के इसके बाद जितने भी चैप्टर्स होंगे आपके वो लाइट चैप्टर्स होंगे इस पूरी बुक के अंदर, तो आपको बुक को कवर करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बस ये जो 6th चैप्टर है अपना, इस पे आपको अच्छे तरीके से फोकस करके चलना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें तो कुछ कुछ चीज़ें हमारी बचपन की सुनी हुई है, लेकिन बस वही है कि थोड़ा सा लेवल अप है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ये जो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग होती है ना। साइकिलिंग मतलब कोई भी चीज़ क्या, कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कोई भी चीज़ एक लूप में घूम रही है, एक पर्टिकुलर लूप में घूम रही है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? है ना। अब ये जो लूप मैंने बनाया ना, इसको ध्यान रखना कि कभी भी इसके ऊपर क्वेश्चन आए ना, मतलब घुमा फिरा के इस वाले डायग्राम को तो ले ही आना, घुमा फिरा के इस वाले डायग्राम को तो ले ही आना। ओके, तो बात करते हैं एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट सर्कुलेशन क्या होता है। सबसे पहले तो बेसिक चीज़, ये एक इकोसिस्टम के मेजर फंक्शन है, अभी मैंने आपको 4th चैप्टर पे लेकर जाकर दिखाया। ठीक है, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट सर्कुलेशन मेजर सिस्टम से इकोसिस्टम के। ये जो न्यूट्रिएंट सर्कुलेशन है ना, ये जो लूप है एक तरीके का, एनर्जी ऐसे ही सर्कुलेट होगी, न्यूट्रिएंट ऐसे ही सर्कुलेट होंगे, और इसी की वजह से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह नेचर में फ्लो होती है। हम लोग यहाँ पर ना एक बॉडी से दूसरी बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो हम प्रीवियस चैप्टर नंबर 5 में फूड चेन, फूड वेब वगैरह ये सारे कंसेप्ट तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हम लोग यहाँ पर बात करने ये बैठे हैं कि कुदरत में न्यूट्रिएंट्स अगर जो बनते हैं वो लॉस्ट जिस प्रकार से होते हैं, तो वो दोबारा रिक्रिएट कैसे होते हैं। समझाता हूँ मैं इस चीज़ को अभी, जो मैं बोल रहा हूँ और जो मैं बोलना चाहता हूँ। पहले बेसिक तरीके से इसको इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं। देखो, एनर्जी ना यूज होती है, या हम ऐसा कह सकते हैं लॉस्ट होती है हीट की फॉर्म में। और जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं ना, हमारी बॉडी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी रेस्ट से मोशन में जाती है, तो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी की एनर्जी हीट की फॉर्म में हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाती है, ताकि उसके सिस्टम में कोई भी एक्टिविटी अगर परफॉर्म हुई है, या सिस्टम को यूजफुल बनाने के लिए, उसके बॉडी सिस्टम की मतलब मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ में स्टैमिना जो लगता है, तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी यूज हो रही है। और एनर्जी जो लॉस्ट होती है ना बॉडी से, वो हीट की फॉर्म में होती है। इसलिए जब कोई भी एक्सरसाइज कर लो, वर्कआउट कर लो, ज़्यादा वॉक कर लो, ज़्यादा किसी से बात कर लो, ज़ोर ज़ोर की चिल्ला लो, तो आपको ना पसीने या वार्मथ फील होती है बॉडी के अंदर, क्योंकि आपकी एनर्जी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रही है, बहुत ज़्यादा। आपसे कोई आटे की बोरी उठाकर रखने को बोले, कोई सिलेंडर लगाने को बोले मम्मी ने, फॉर एग्जांपल मैं नॉर्मल एग्जांपल्स की बात कर रहा हूँ सिलेंडर उठाने को बोला, आटे की बोरी रखने को बोला, या फिर ये बोला कि फॉर एग्जांपल आप ग्राउंड फ्लोर पे हो और आपके जो छत है वो 4th फ्लोर या 5th फ्लोर पर है, कि ये वाली चीज़ वहाँ से उठा कर लिया, या फिर ये वाली चीज़ वहाँ पर सुखाने डाला। आपके अगर 2-3 बार भी चक्कर लग गए, तो ठंड भी चाहे भले ही चल रही हो, लेकिन आपके हाथों में या माथे पे एक हल्का सा
सर्दियों में भी इवन थोड़ा सा पसीना काइंड ऑफ वो इसलिए आ जाएगा बिकॉज आपकी एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में जो है वो लूज हो रही है। ये वाली बात तो हम फील भी करते हैं और ये वाली लाइन तो आई होप हमें पता है, ठीक है। तो एनर्जी किस फॉर्म में लॉस्ट होती है हमारी बॉडी से जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, एक ये क्वेश्चन छोटे छोटे एग्जाम्स में बन सकता है, ठीक है। हीट की फॉर्म में लॉस्ट होती है, मतलब है ये बहुत छोटी सी बात, बहुत लोगों को पता होगी, लेकिन अब जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूं तो मैं सबको यही ट्रीट करता हूं कि कोई भी साइंस ना भी पढ़ा हो तो एटलीस्ट ये छोटी छोटी बातें जो हमने बचपन में कभी पढ़ी थी, अब जिसकी बड़े सालों से रिवीजन ऐसी चीज़ों की नहीं हुई तो हम ये फ्रेश तरीके से ही देखेंगे बिल्कुल कि हमारा हमारा कोई बेस नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ पर पढ़ने आए हैं इसको, और जो हमारी चीज़ें लाइफ में मिस हो गई हैं हम दोबारा से उसको देखेंगे। ऑन द अदर हैंड जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड मैटर के वो कभी यूज़ नहीं होते। फूड मैटर के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो यूज़ नहीं होते। फूड मैटर तो यूज़ हो जाता है, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो यूज़ नहीं होते, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर ऐसा माना जाता है, वातावरण के अंदर हर ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनकी बार बार रिसाइकलिंग होती रहती है और अनिश्चित काल के लिए होती रहती है, इनडेफिनेट पीरियड के लिए होती रहती है। अब आप कहोगे यार ये न्यूट्रिएंट्स लूज नहीं होते मतलब, और फूड मैटर लूज हो जाता है। देखो, खाना तो आपने खा लिया, खाना तो आपने खा लिया, किसी एक ऑर्गेनिज्म ने खाना खाया, उसके बाद उसकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकला। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकला तो अगर उसको एनवायरनमेंट में डंप कर दिया जाए तो वो भी यूरिया या फर्टिलाइजर की फॉर्म में आपको पता है कि कन्वर्ट हो जाता है। छोटी सी बात करता हूं, गाय को बफेलो को किसी ने चारा डाला, 24 घंटे के अंदर अंदर उस गाय ने, उस बफेलो ने गोबर कर दिया, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट अपनी बॉडी से बाहर निकाला। गोबर को अगर मैं किसी एक जमीन में अंदर दफना दूं कुछ महीनों के लिए, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, क्या मुझे एक बहुत बेहतरीन तरीके का अंडरग्राउंड में दबा हुआ जो गोबर है उससे बहुत अच्छा एक काइंड ऑफ खाद नहीं मिल जाएगी मुझे, जिससे मैं ऑर्गेनिक खेती कर सकूं? क्या मैं उसको जिस भी मिट्टी में मिलाऊंगा तो उस मिट्टी की फर्टिलिटी स्काई रॉकेट नहीं हो जाएगी? बिल्कुल। बताओ बताओ। तो क्या बिल्कुल आराम से समझने की कोशिश करना एनवायरनमेंट पे, इसलिए मैं इतना जोर इसलिए देता हूँ कि एक बार की बस बात है, क्योंकि हमारा रिटर्न और इन्वेस्टमेंट इससे बहुत बढ़िया होने वाला है, ठीक है। साइंस भी यहाँ पर कवर हो जाएगी, ज्योग्राफी भी यहाँ पर कवर हो जाती है काफ़ी हद तक, और एनवायरनमेंट तो अपने आप में एनवायरनमेंट है ही। देखो, जो चारा खाया गाय ने, क्या हमें वो दिख रहा है? उसका फूड अब दिखेगा हमें कुदरत में? नहीं ना। लेकिन वो न्यूट्रिएंट, वो चारा जो है जो उसने खाया, जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट थे, वो तो गोबर की फॉर्म में, और गोबर जो है वो खाद बन रहा है, और वो खाद से प्लांट की प्रोडक्टिविटी रेज होएगी। प्लांट की जब प्रोडक्टिविटी रेज होएगी तो प्लांट हमें बेहतरीन तरीके से फूल, पत्तियां, फल, सब्जियां देंगे, वो दोबारा खाएंगे जानवर और इंसान। फिर उनका वेस्ट मटेरियल जो है, उन फूल पत्तियों को खाने के बाद जो वेस्ट निकलेगा वो चीज़ दोबारा एनवायरनमेंट में घूमेगी। क्या ये रिसाइकलिंग का प्रोसेस नहीं लगा? बताओ। और क्या ये अनिश्चित काल तक नहीं होता जा रहा है? बताओ। एक बात और कर देते हैं यहाँ पर, हिप्पोपोटामस जैसे बड़े जानवर ने, या राइनो जैसे बड़े जानवर ने, हाथी की बात कर लो या जिराफ की बात कर लो, इन्होंने मान लो एक फॉरेस्ट रीजन में बहुत कुछ खाया, बहुत कुछ खाया। एक एक्वेटिक सिस्टम में हिप्पोपोटामस ने बहुत सारे शिकार करे, बहुत कुछ खाया, मान लिया, ठीक है, और इनका शरीर भी बहुत बड़ा, तो बहुत सारा इन्होंने चीज़ें खाई। अब अगर इतने बड़े जानवर की मृत्यु हो जाए तो ज़मीन में दफन होगा, वो ज़मीन में दफन होगा, ज़मीन में वो दफन है। आज उससे हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन कुछ सालों के बाद क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि फॉसल फ्यूल मिलेगा? जितना भी कोयला, पेट्रोल या कोई भी ऑयल मिलेगा, कुछ तो मिलेगा कुछ सालों बाद उसकी शरीर से दबा हुआ। ये भी चीज़ होती है। और आप लोग ये भी चीज़ जानते होंगे,
कि दफन करी हुई जानवर की बॉडीज, इंसान की बॉडीज और दफन करे हुए प्लांट्स, अगर इनको कुछ टाइम के बाद वहाँ से निकाला जाए तो उस एरिया में मतलब चाहे भली वो 6 फुट की जगह हो, 8 फुट की जगह हो, लेकिन उस एरिया की जो वहाँ से अगर आप देखोगे तो सॉइल की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। बॉडी, क्या कह रहे हो? हाँ होती है। और क्यों होती है? क्योंकि इन सब की बॉडीज में कार्बन भी स्टोर होता है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स स्टोर होते हैं। छोटा सा एक लास्ट एग्जांपल और बता देता हूँ। कभी भी तुलसी का पौधा है, जैसे उसकी पत्तियां झड़ने लगी या कुछ भी होने लगी, या कोई भी ऐसा प्लांट हो, कोई भी ऐसा प्लांट हो, तुलसी को तो वैसे मतलब हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग बिना नहाए नहीं छूना चाहिए, या ऐसे ही उसमें कोई भी चीज़ नहीं डालनी चाहिए झूठी वगैरह, तो वो वैसे भी नहीं फलती है। लेकिन कोई भी प्लांट आपके घर में जिसकी आप पत्तियां ना डार्क ग्रीन करना चाहते हो, या बहुत सुंदर करना चाहते हो, या बड़ी करना चाहते हो, आप चाय पीने के बाद जो चाय का पतीला है उसमें से चाय की पत्ती को छान कर उसको एक दिन के लिए सुखाकर कि वो पूरा पूरा जो लिक्विड है उसमें से वो मतलब दूध का और पानी का वो सारा चला जाए, उसको सुखाकर बिल्कुल 24 घंटे के बाद, मतलब ऐसा भी नहीं कि पूरा पाउडर पाउडर बना दिया, बस 24 घंटे तक सुखाकर आप उसको अपने जो जो पौधा लगा हुआ है, जो गमला लगा हुआ है उसके अंदर डाल दो। और उसके बाद कमाल देखो, ऐसा करने के बाद 1 महीने बाद 10 से 12 बार चाय की पत्ती डालकर देखो उसके अंदर। उसके बाद उस प्लांट की प्रोडक्टिविटी और उसकी पत्तियों के कलर देखो, ट्रांसफॉर्मेशन, बिफोर एंड आफ्टर की फोटो खींच के रख लेना चाहे भली। क्या ये न्यूट्रिएंट रिसाइकल नहीं हो गए इधर से उधर जाकर? बताओ। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ये ऐसे एलिमेंट और कंपाउंड है जो कि हमारे शरीर के लगभग 97% जो हमारा मास है उसका पार्ट है। दिस क्वेश्चन कैन कम इन वेरियस स्टेट एग्जामिनेशंस कि हमारी बॉडी का 97% मास ऑलमोस्ट इनमें से क्या क्या चीज़ें ऑक्यूपाई करती हैं। छोटी सी कैजुअल लाइन है, लेकिन क्वेश्चन बनने वाला एक लाइन है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ये ऐसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं जो इंसान की इंसान के शरीरों का लगभग 97% मास है, और पृथ्वी पे जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका 95% से ज़्यादा मास है। काइंड ऑफ वही मान लो, तो आप ऐसा कह लो, इस लाइन को आप ऐसा कह लो, 95 to 97% ऑफ ऑल लिविंग बॉडीज का मास है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। इन एडिशन टू दिस 15 से 25 और भी अन्य एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो, उनके सर्वाइवल के लिए और उनके स्वस्थ जीवन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन ये उनको मिलते कहाँ से हैं? चलो, इंसानों में तो दिमाग भी, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, डाइट चार्ट बनवा लिया। ये प्लांट्स एनिमल्स क्या करेंगे? प्लांट्स एनिमल्स जो फूड इनटेक करते हैं उसी से ही ये वाले 15 से 25 अदर एलिमेंट्स को निकाल लेते हैं, जिसको अभी मैं आपको पढ़ाता हूँ। इसको हम लोग कहते हैं, जैसे जो इंसान जो कंज्यूम करते हैं अपने खाने में, अन्य फॉर्म ऑफ खाने से, जो ऐसे छोटे छोटे अदर मिनरल्स जो कि किसी के शरीर में अगर किसी की उन मिनरल्स की कमी है, हालांकि इसको कम मात्रा में इनटेक करना पड़ता है, लेकिन अगर हल्की सी भी कमी है तो हमें बहुत सारे पर्याप्त मात्रा में हमारे पास फूड स्टफ अवेलेबल है जिससे हमारी पूर्ति हो सकती है उन मिनरल्स की। इनको कहते हैं हम लोग ट्रेस मिनरल। इनको हम लोग कहते हैं ट्रेस मिनरल। मैं पहले यहीं पर क्लियर कर देता हूँ। ट्रेस मिनरल वो मिनरल होते हैं जो कि स्मॉल क्वांटिटीज में कंज्यूम करे जाते हैं, ठीक है, लेकिन दे आर गुड अगेन फॉर द सर्वाइवल नंबर 1 एंड फॉर द गुड हेल्थ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ट्रेस मिनरल्स ह्यूमन बींग्स जनरली ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल ये है आयोडीन, नमक, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम। बेस्ट मुझे आयोडीन लगता है एग्जांपल। नमक, नमक कोई ऐसा थोड़ी ना कि नमक की एक थैली हमारे घर में आती है तो वो चीनी, चावल और दूध की तरह बहुत ज़्यादा लगती रहती है। कम कम मात्रा में डलता है, हर सब्जी में थोड़ा थोड़ा डलता है, लेकिन चाहिए पड़ता है ना, ये चीज़ है। ज़्यादा नमक
खाना भी ट्रेस मिनरल्स मतलब ट्रेस का मतलब होता है स्मॉल, और वो कम क्वांटिटी में इसलिए ले जाते हैं क्योंकि इनकी ज़्यादा इंटेक हार्मफुल भी हो सकती है। अब जैसे नमक कोई ज़्यादा, किसी की आदत है कि खाने के साथ मतलब नमक चाट चाट के खाना, तो उसकी हड्डियाँ गल जाएंगी, उसकी हड्डियाँ गल जाएंगी। उसके बाद दीज एलिमेंट्स और मिनरल न्यूट्रिएंट्स ये हमेशा सर्कुलेशन में रहते हैं, नॉन लिविंग से लिविंग में जाते हैं, एंड देन बैक टू द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स अगेन ऑफ द इकोसिस्टम। और ये सर्कुलर फैशन में ये जो साइकिल है ये चलती रहती है। इस सर्कुलर फैशन को, अच्छा अब आपको ये लगा होगा इस सर्कुलर फैशन का मतलब क्या है, कोई कपड़ा कोई ब्रांड है क्या कोई? फैशन का मतलब यहाँ पर ये होता है एक सर्कुलर लूप कह लो, इसको वे कह लो, एक फंक्शन कह लो, ठीक है, कुछ भी कह लो, एक कहने का तरीका है, लिखने का बस एक वे है, अंग्रेजी का एक बस शब्द है, कुछ नहीं है। तो दिस सर्कुलर वे ऑफ शिफ्टिंग ऑफ या फिर रोटेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड मिनरल्स फ्रॉम नॉन लिविंग टू लिविंग एंड देन अगेन बैक टू द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, इसी को हम लोग कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिलिंग। बायोजियोकेमिकल साइकिलिंग शब्द को अगर तोड़े तो बायो का मतलब है यहाँ पर लिविंग कंपोनेंट है जिनके शरीर में या जिनके शरीर से वो साइकिल चलेगी। आई रिपीट, जिनके शरीर में या तो एलिमेंट्स आएंगे या जिनके शरीर से कुदरत में, एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में एलिमेंट्स जाएंगे। जियो मतलब वो एटमॉस्फेयर में भी जा सकते हैं, जैसे कार्बन, अभी हम देखेंगे। ये देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, पहले एक डायग्राम था इधर, हाँ ये देखो, कार्बन ऊपर जा रहा है और आप एरो अगर देखो तो नीचे से निकल निकल कर, यानी कि धरती की साइड से निकल निकल कर ऊपर जा रहा है। तो जियो मतलब ये ऊपर की तरफ जाता है। और बायोजियो केमिकल, केमिकल का मतलब ये है यहाँ पर बड़े सारे एलिमेंट्स एंड मिनरल्स मौजूद हैं, वो सर्कुलेट होते हैं या तो लिविंग बॉडी में या लिविंग बॉडी से। अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट साइकिल जो है, जो हम पढ़ने वाले अपने कोर्स में और जो होती भी हैं, एक तो कार्बन न्यूट्रिएंट साइकिल और दूसरी नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट साइकिल। और भी दूसरी साइकिल्स जो होती हैं इकोलॉजी में पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, इकोलॉजिस्ट के लिए बड़ी सारी ट्रेस मिनरल न्यूट्रिएंट साइकिल्स भी होती हैं। हमारे कोर्स में एक दो दे रखी हैं ट्रेस मिनरल्स, उतनी इंपॉर्टेंट है। लोग तो इस चैप्टर के बारे में इतना जानते भी नहीं हैं, हम तो फिर भी पढ़ के जा रहे हैं और पढ़ के बहुत डिटेल में जा रहे हैं, तो हम बहुत एडेड एडवांटेज में हैं, सिर्फ एक एग्ज़ाम में नहीं, हर एग्ज़ाम में। क्या ये बेसिक इंट्रोडक्शन आप सभी को समझ में आया? एक बात मैं और बताना चाहूँगा यहाँ पर, आप लोगों के मन में एक बात रह गई होगी कि सर इसकी डेफिनेशन अगर बनाएं तो प्रॉपर, फिर अगर लिखनी हो तो अब लिखिए क्या मतलब। एक मिनट के लिए इसके इरेज करते हैं इसको, एक मिनट। इसको अगर ये करना हो, हमें ये बायोजियोकेमिकल साइकिलिंग की अगर डेफिनेशन ये बनानी हो तो हम बनाएंगे क्या? तो आप ये बोलना कि द रोटेशन ऑफ या सर्कुलेशन बेटर वर्ड है, द सर्कुलेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड मिनरल्स like the circulation of elements and mineral nutrients like carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus and many trace minerals from non-living to living and then back to the non-living components of the ecosystem, इसको हम लोग कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिलिंग। समझ गए? मतलब इस डेफिनेशन में आपको ये ऊपर वाली लाइन, ये सारे कीवर्ड्स, एक ये चाहो तो नीचे का कीवर्ड, इसको इंक्लूड करके बस आपको सर्कुलर वर्ड पे फोकस करना है और ऐसा एक लूप बनाकर दिखा देना है। ये एक परफेक्ट चीज़ है, परफेक्ट डेफिनेशन है। क्या ये समझ में आया सबको? बताओ।
पक्का। न्यूट्रिएंट साइकिल्स अलग अलग प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल। रिप्लेसमेंट पीरियड के बेसिस पर, रिप्लेसमेंट पीरियड मतलब क्या, अभी हमने देखा कि न्यूट्रिएंट जो हैं वो रिप्लेस होंगे नॉन लिविंग से लिविंग, देन अगेन बैक टू द नॉन लिविंग, और ये साइकिल चलती जाएगी। यानी कि कोई भी न्यूट्रिएंट परमानेंट नहीं है, वो रिप्लेस होता जाएगा, दोबारा आ जरूर जाएगा इकोसिस्टम में, वो अलग बात है। न्यूट्रिएंट साइकिल को दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करके बोल सकते हैं बेस्ड ऑन द रिप्लेसमेंट पीरियड। एक होती है परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल और दूसरी होती है इम्परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल। परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल वो साइकिल होती है, सिंपल डेफिनेशन है इसकी, इसको परफेक्ट इसलिए बोल रहे हैं कि जिस स्पीड से न्यूट्रिएंट इकोसिस्टम में यूटिलाइज होते हैं ना, यूटिलाइज होते हैं, उसी स्पीड से रिप्लेस भी होते हैं। यानी कि बैलेंस बरकरार रहता है कि अगर आपने 100 क्वांटिटी यूटिलाइज करना चाह रहे हो तो 100 क्वांटिटी भूलने के लिए भी तैयार रहो किसी चीज की। ओके, जिस स्पीड से कोई चीज रिप्लेस है उसी स्पीड से यूटिलाइज हो रही है। अब ऐसा किसको माना जाता है कि जो न्यूट्रिएंट जो है उसी स्पीड से रिप्लेस होते हैं जितनी जल्दी वो यूटिलाइज करे जाएंगे। ये तो नॉर्मल सी बात है ना। अगर आपके पास 100 चॉकलेट है या नंबर ऑफ क्वांटिटी की चॉकलेट है, जितनी जल्दी खा लो तो उतनी जल्दी वो खत्म हो गई, और जितनी आराम आराम से खाओ तो उतनी लॉन्ग टाइम तक वो चलती रहेगी। ये चीज़ है ना। मोस्ट गैशियस साइकिल्स जो हैं, ज़्यादातर जो गैशियस साइकिल्स जो हैं उनको परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल बोला जाता है। परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल बोला जाता है क्योंकि लिथोस्फीयर पर, लैंड पर और इवन हाइड्रोस्फीयर में जितने जीव जंतु एटमॉस्फेयर की गैसेस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो बदले में उतनी गैसेस जो है वो छोड़ते भी हैं कि वो एटमॉस्फेयर में दोबारा जा सके। यानी कि गैसेस अगर पृथ्वी की तरफ आ रही है तो पृथ्वी से ऊपर की तरफ भी जाती हैं, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। यहां पर देखो, ये CO2 का एरो देखो एक बार जरा, सिर्फ अभी के लिए CO2 पे फोकस कर लो और इस वाले CO2 पे फोकस कर लो। ये सिंपल है। एक तो ये जो एक्वेटिक सिस्टम में, हाइड्रोस्फीयर में जो छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, बहुत छोटे छोटे मिनिस्क्यूल जो प्लांट्स होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, उनको अपना खाना बनाने के लिए CO2 चाहिए होता है। आ गया नीचे से। उसके बाद बड़े सारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स पे जो फीड करते हैं, उनकी रेस्पिरेशन प्रोसेस में और उनके डीकम्पोजिशन में जब वो मर जाते हैं तो ये CO2 वापस जाता है। तो ये एरो, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि एरो 1 जितना बड़ा है उतना ही बड़ा एरो 2 है, और इसने जितना कर्जा लिया था उतना वापस भी कर दिया। और ये भी बोल सकता हूँ मैं कि CO2 एक प्रकार की गैस है। क्या मैं बोल सकता हूँ ऐसा? आपके पास अगर टाइम ना हो ना एग्जाम के अंदर, तो आप ये सबसे सिंपल डायग्राम भी बना सकते हो कि नीचे बस मेंशन कर दो, कोई जानवर वानवर बनाने की जरूरत नहीं है, कि ये एक्वेटिक इकोसिस्टम है। यहाँ पर कुछ ऐसे एक दो प्लांट्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन वगैरह, जो कि अपने खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए आकाश से CO2 को ले रहे हैं। और यहाँ पर बड़े सारे जो मरीन एनिमल्स जो, या फिर जो एक्वेटिक एनिमल्स पे जो फीडर्स होते हैं, उनके रेस्पिरेशन प्रोसेस में, डीकम्पोजिशन में CO2 वापस आकाश में लौट जाएगा, हवा में, एटमॉस्फेयर में लौट जाएगा। क्या ये वाली बात सबको समझ में आई? बताओ। मैं फास्ट तो नहीं चल रहा? थोड़ा मतलब थोड़ा पक्का? शाइनी, अंकिता, समझ में आ रहा है? ठीक है, थोड़ी सी इस पर मेहनत करनी पड़ेगी शाइनी। इन कॉन्ट्रास्ट इम्परफेक्ट साइकिल कौन सी होती है? इम्परफेक्ट साइकिल होती है, जैसे गैशियस साइकिल को परफेक्ट साइकिल हमने बोला, इम्परफेक्ट साइकिल्स होती हैं सेडिमेंट्री साइकिल्स। इनको कंसिडर करा जाता है एज इम्परफेक्ट साइकिल।
क्योंकि सेडिमेंट्री साइकिल्स में होता क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सेडिमेंट बन गया, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ जो अभी हमने ऊपर से एक्सट्रैक्ट करा, हाथी की मृत्यु हो गई या किसी भी बड़े जानवर की, जिराफ वगैरह टाइप की मृत्यु हो गई, या इंसान की मृत्यु हो गई जिनको दफन करा जा रहा है, इन सबको, इनको दफनाने के बाद, या कोई भी पेड़ पौधा या इन सबको दफनाने के बाद, या पूरा के पूरा फॉरेस्ट जो है जब वो पृथ्वी में धंस गया फॉर एग्जांपल किसी भी एक रीजन में, इन सब के दफन होने के बाद एकदम से जो न्यूट्रिएंट है वो कुदरत में नहीं जाते हैं, वो सर्कुलेट नहीं होते हैं। यानी कि जितना ये इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स है ये दफन ही है अभी के लिए। इसका मतलब ये साइकिल अच्छे से फिर चल नहीं पाती है। और याद है ज्योग्राफी में ज्योग्राफी में जो 7th क्लास का जो चैप्टर है हमने पढ़ा था, सेडिमेंट्री रॉक्स, फॉसल्स इन्हीं में होती हैं। एग्री करते हो सब लोग? यहाँ फॉसल्स मिलती हैं इस रॉक में। अब वो जो फॉसल जब दबी है, सेडिमेंटेशन का तो मतलब ये होता है ना, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, और यहाँ कोई फॉसल दबी हुई है इधर। अब एक बात बताओ, ये जब दबी हुई है तो ये साइकिल कुदरत में चल पा रही है क्या न्यूट्रिएंट की? मतलब दोबारा रिजुविनेट होना, दोबारा क्रिएट होना, दोबारा डिस्ट्रॉय होना, बताओ इस केस में हो पा रहा है क्या ऐसा, एज कंपेयर टू दिस वाला केस के हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, वो खाना बनाने के लिए CO2 एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और दोबारा कुछ जो एनिमल्स का डीकम्पोजिशन वगैरह हो रहा है रेस्पिरेशन के थ्रू वो हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो सेडिमेंट्री साइकिल्स होती हैं इनको रिलेटिवली इम्परफेक्ट माना जाता है। यहाँ पर वर्ड पे फोकस करना, रिलेटिवली इम्परफेक्ट माना जाता है। सारी डेड बॉडीज की ऐसी बात नहीं होती है सब, हर, अब यार एक बात बताओ ना, डीकम्पोजिशन तो ऊपर भी हो रहा है, ऊपर भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो डीकम्पोजिशन की वजह से अच्छी खासी अमाउंट में CO2 वापस जा रही है। वो डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पर बोल रखा है सेडिमेंट्री साइकिल, जो चीज़ दफन होकर रह गई हो कुदरत में। कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसी साइकिल से दे आर लॉस्ट फ्रॉम, सम न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमेशा के लिए साइकिल से बाहर हो जाते हैं और वो सेडिमेंट्स में लॉक हो जाते हैं। मैंने बोला ना ये दफन, ये वाली चीज़, ये इसमें लॉक हो जाते हैं और इमीडिएट साइकिलिंग के लिए अवेलेबल नहीं है, इमीडिएट के लिए अवेलेबल नहीं है। लॉक हो जाते हैं क्या मतलब ये है कि, मतलब हम यहाँ पर उसको जानने नहीं बैठे हैं कि बॉडी का होगा क्या। हमें तो कुदरत में वो, कुदरत को वो बॉडी चाहिए थी कि हमने तेरे अंदर कार्बन डाला था, अब वो कार्बन वापस दे, लेकिन तू तो दफन होकर रह गया। इसलिए कह रहे हैं कि तू लॉक हो गया। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे, मतलब मान लो कि मैंने आपको पैसे दिए, ठीक है, और उसके बाद जब मेरे को आपने जब मेरे को पैसे वापस करने थे तो आप मुझे एक ऐसा पिटारा दे रहे हो जिसकी ना आपके पास चाबी है ना मेरे पास चाबी है। वो कुदरत में अवेलेबल है, लेकिन ये पैसा तो इम्परफेक्ट हो गया। फिर तो अब इसको यूटिलाइज कैसे करूं मैं? जो मैं पैसे का लेन देन करता रहता था, तुमने तो साइकिल को लॉक ही कर दिया मेरी इस वजह से। अब समझ में आया? नहीं नहीं नहीं, बॉडी, एक डेड बॉडी के ऊपर क्या होता है इसका भी मैं प्रोसेस बता देता हूँ। NCERT में जब तक उसमें पहुंचोगे ना तो कवर हो जाएगा। ये छोटी छोटी जो मिट्टी, दाने, रेत वगैरह, कुछ भी जिसको कह लो, जो हमें कुदरत में देखने को मिलती है ना, 25 साल, 200 साल, 300 साल, एक लेयर चढ़ी, दूसरी लेयर चढ़ी, तीसरी लेयर चढ़ी, चौथी लेयर चढ़ी, और यहाँ पर किसी भी एक एनिमल की, ह्यूमन बीइंग की, प्लांट की एक बॉडी है वो नीचे है। ये होने के बाद ना इनका होता है कंप्रेशन प्लस केमिकल रिएक्शन। ये सेडिमेंट्स की जो लेयर बाय लेयर जो होती है ना, इनका होता है कंप्रेशन और केमिकल रिएक्शन, जिसकी वजह से छोटे छोटे कंकड़ ना ये इतने स्ट्रॉन्ग बाउंड हो जाते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग डेवलप कर लेते हैं कि ये हमें एक जुड़ी हुई छोटी छोटी चट्टानें और रॉक की तरह दिखाई देने लगते हैं कुछ सालों में। अब ये चीज़ तो बहुत नीचे दफन होकर रह गई। अब इनके ऊपर दफन होने की वजह से इसका भी
केमिकल रिएक्शन और अंदर कंप्रेशन और हीटिंग होती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये फ्यूल में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं फॉसल फ्यूल। फॉसल मतलब किसी का एक अवशेष, शरीर, मृत शरीर, डेड बॉडी, और वो अब क्योंकि फ्यूल की फॉर्म में यूटिलाइज करी जा सकती है कि बड़े सारे रिएक्शन हो गए, उसकी लेयर के ऊपर, उसकी बॉडी के ऊपर जो लेयर थी वहां पर रिएक्शन हुई, तो उसके ऊपर भी अल्टीमेटली रिएक्शन आ रहे हैं। तो कुछ सालों के बाद अगर इसको निकाला जाए तो ये हमें कोयले की फॉर्म में, पेट्रोल की फॉर्म में, डीजल की फॉर्म में, पेट्रोलियम जेली की फॉर्म में, लिप बाम की फॉर्म में, इन सारी चीज़ें हमें मिल सकती हैं। ये सबको पता है ना, पेट्रोलियम जेली को पेट्रोलियम जेली जो वैसलीन होती है इसलिए बोलते हैं। वैसलीन तो चलो सिर्फ एक ब्रांड है, जो भी है लिप बाम वगैरह सारा आपका उसी से आता है, पेट्रोल से। ठीक है, समझ में आया? तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द रिजर्वॉयर, मतलब ये कुदरत में है, कहां पर स्टोर्ड है ये न्यूट्रिएंट साइकिलिंग को, जो न्यूट्रिएंट साइकिल है, तो इसको हम लोग दो कैटेगरी में मान सकते हैं, गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल। यानी कि ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, याद रखना। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी, व्हाट इज बायो जियो केमिकल साइकिल या फिर मिनरल न्यूट्रिएंट एलिमेंट साइकिल, कुछ भी बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये तो एक हो गई डेफिनेशन। इसके अंडर दो मेजर साइकिल्स हैं, एक है परफेक्ट साइकिल और एक है इम्परफेक्ट साइकिल। परफेक्ट साइकिल जो है वो मानी जाती है गैसियस साइकिल, इम्परफेक्ट साइकिल जो है वो मानी जाती है सेडिमेंट्री साइकिल। अब इसके अंडर भी बड़ी सारी साइकिल्स होंगी जिनके मैं नाम लेने जा रहा हूँ, और इसके अंडर भी बड़ी सारी साइकिल्स होंगी जिनके मैं अभी नाम लेता हूँ। और इसके बाद जब ये इसकी क्लासिफिकेशन खत्म कर लोगे, बस ये चैप्टर खत्म। लेकिन बस इस प्रोसेस को जानना और एक साइकिल को दूसरी साइकिल से डिफरेंशिएट करना, एक साइकिल के अंदर जाकर उसकी प्रक्रिया को पहचानना, बस यही है हमारे लिए रिवीजन, और फर्स्ट टाइम बस थोड़ी सी सरदर्दी काइंड ऑफ। ठीक है, लेकिन मैं हूँ उसके लिए, डोंट वरी, चीज़ों को ईजी बनाने के लिए, और वरना मेरे पास किस लिए आए हो। आगे बढ़ूं, यानी कि दो प्रकार से न्यूट्रिएंट साइकिल जो है वो दो प्रकार से आपको देखने को मिलती हैं मेजरली। एक है गैसियस साइकिल और दूसरी है सेडिमेंट्री साइकिल। ओके, तो बात करते हैं गैसियस साइकिल की। गैसियस साइकिल रिजर्वॉयर होता है जहां पर गैसेस स्टोर्ड हैं। रिजर्वॉयर मतलब गैसियस साइकिल के लिए या इसको चलाने के लिए रिजर्वॉयर माना जाता है हवा को, एटमॉस्फेयर को, और पानी को, हाइड्रोस्फीयर को। कैसे? गैसियस साइकिल में हाइड्रोस्फीयर का क्या रोल है? बिल्कुल है, यहाँ पर जो मरीन ऑर्गेनिजम्स या फिर कोई भी मरीन ऑर्गेनिजम्स पे जो फीड करते हैं, इनकी रेस्पिरेशन एंड डीकम्पोजिशन से CO2 आकाश में जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है। सिंपल सा तरीका, ये आपको आकाश दिख रहा है, एटमॉस्फेयर, ये आपको पानी दिख रहा है नीचे, हाइड्रोस्फीयर। हो गई गैसियस साइकिल। अब ये गैसियस साइकिल कितने कितने प्रकार की होती है? देखो, ये वाली बात आ सकती है पेपर के अंदर, और हो सकता है कि हम अगर पढ़ कर ना गए तो हम इसको गलत मार्क करते हैं। क्या? वाटर साइकिल गैसियस साइकिल है, एक प्रकार की वाटर साइकिल, जिसको सिर्फ इतना पता है ना कि इसके अंदर हाइड्रोस्फीयर भी इंक्लूड होता है, तो ये पर्सन इसका और इसका कनेक्शन बना लेगा। दूसरा कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और मीथेन या कंपाउंड साइकिल। फिर थी हमारे सामने सेडिमेंट्री साइकिल। यहां पर जो रिजर्वॉयर है सेडिमेंट्स को रखने का, अब सेडिमेंट्स कोई हवा में तो घूमेंगे नहीं, हवा में तो घूमेंगे नहीं। अब कई लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि लिथोस्फीयर में तो होंगे सेडिमेंट्स। बिल्कुल सही बोल रहा हूं ना, लिथोस्फीयर में ही तो होंगे, अर्थ की क्रस्ट में ही तो होंगे सेडिमेंट्स, बताओ हाँ कि ना। लेकिन अगर हम ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट पढ़े 7वीं क्लास की एनसीईआरटी, तो वहां पर लिथोस्फीयर और क्रस्ट की डेफिनेशन में दो चीजें आती है ना,
एक तो लैंड क्रस्ट प्लस प्लस, या जिसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी बोलते हैं, और प्लस ओशनिक क्रस्ट। दोनों चीजें आती कि नहीं आती हैं बताओ? तो यानी कि वो सेडिमेंट्स या वो एक्वेटिक एनिमल्स जिनकी बॉडी, अब देखो ध्यान से, अब आएगा मजा, अब समझ में आएगा। ये देखो, कई लोग इसको तो भूल ही जाते हैं। ये मछली मरने के बाद कोई पानी में थोड़ी ना घुल जाती हैं, या कोई भी मरीन ऑर्गेनिजम्स। ये क्या है, ये क्या है? और इसके ऊपर इसी प्रकार की देखना, अभी ये मर गई हैं, इसी प्रकार की, इसको मिटाता हूं मैं, इनकी बॉडी के ऊपर ध्यान से देखना। इसको हम ऐसे बना देते हैं, हाँ। ये साल साल गुजरते चले जा रहे हैं। समुद्र के अंदर जो वेव्स हैं, जो लहरें अंदर की वजह से वो मिट्टी ला ला कर इस पर डिपॉजिट करते चली जा रही हैं। ये दफन हो गई, दफन हो गई। अगर मैं इनको बोलूं, ये जो दफन हुई हैं वो कहाँ हुई हैं? क्रस्ट पर, उष्ण क्रस्ट पर। और ये जो है, ये क्या है? सेडिमेंट्री लेयर, सेडिमेंट्री लेयर। ये अल्टीमेटली जाकर रिजल्ट क्या देगा हमें? फॉसल फ्यूल। ये मोटा मोटा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जूम कर रखा है। अब अगर आप इसको देखोगे तो ठीक है। देखो, क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? इसकी तो कोई बात ही नहीं करता, तो इसलिए डायग्राम को ना एकदम से इग्नोर मत करा करो। एक बार की बात है, और जो आपको खुद, मतलब फॉर एग्जांपल खुद से मेहनत ना करनी पड़े, आप इसलिए मेरे पास आए हो, तो वो मेहनत मैं करने के लिए तैयार हूँ। डिकोड करके सिंपल लैंग्वेज में समझाकर मैं आपको सब दे दूंगा। रिवीजन करना, लर्न करना, उसको टाइम टू टाइम कंसोलिडेट करना, ये आपका काम है। ठीक है? तो ये जो है सेडिमेंट्री साइकिल, ये रिजर्वॉयर जो है यहाँ पर, वो है अर्थ की क्रस्ट। यहाँ पर सॉल्युबल एलिमेंट्स होते हैं जो कि मोस्टली अर्थ की क्रस्ट में आपको मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? एक है फॉस्फोरस साइकिल, एक है सल्फर साइकिल, कैल्शियम साइकिल, और मैग्नीशियम साइकिल। हमने एक चीज पढ़ी थी ज्योग्राफी में, याद है? फॉस्फेट रॉक्स बनती हैं, और कैल्शियम रॉक्स भी होती हैं। हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स में, याद है, ज्योग्राफी में कन्वर्ट करते हैं कि जो लाइमस्टोन होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, क्वार्ट्ज किस में कन्वर्ट होता है, कौन किस से कन्वर्ट होता है, याद है? वो सारी की सारी एग्जांपल जो मैं डिस्कस करवाता हूँ। हाँ, नहीं नहीं, पर ये जुड़ी तो सारी होती ना रॉक की साइकिल, एक दूसरे से जुड़ी तो होती है सारी की सारी, कन्वर्जन उनका हो जाता है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, बस ये है नहीं, मतलब ताकि ये वर्ड्स याद रह जाए, क्योंकि ज्योग्राफी में लिखी है ना ये एनसीईआरटी में, फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसलिए कि कंफ्यूज मत हो जाना। गैस जो है वो है कार्बन, नाइट्रोजन, मीथेन। जनरली इकोलॉजी में क्लासिफिकेशन यही है। यार ये देखो, पता है, मैं बात बताऊँ, ये हमें सिर्फ पढ़ना है, ऐसा समझना है, और डिफ्रेंशिएट करना हमें आना चाहिए। कि हमें पता होना चाहिए कार्बन, नाइट्रोजन, मीथेन और वाटर साइकिल, ये गैसियस एलिमेंट है। अब ये कार्बन, नाइट्रोजन, मीथेन गैस ही तो है। ये फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम कोई गैस थोड़ी ना है। प्रॉपर तरीके से सॉल्युबल एलिमेंट्स ही तो हैं जो अर्थ की क्रस्ट पे हमें मिलते हैं। और ये चीज़ें थ्योरेटिकल है। आप जब रियल एनवायरनमेंट में बाहर निकलते हो, तो छत पे आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि ऐसे कि ये CO2 क्लियर है, ये वैसा है, ये वैसा है, इसको ऐसा नहीं बोलते। बोलने में क्या है? बोलने में क्या है? बोलने को तो कुछ भी बोल लो, बस हमें थ्योरेटिकल ये नॉलेज हमें चाहिए पड़ेगी, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है इट इज़ वेरी 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 क्लोजली रिलेटेड टू साइंस एंड ज्योग्राफी। और साइंस एंड ज्योग्राफी मिलकर एनवायरनमेंट भी बना देती हैं, साइंस और एनवायरनमेंट मिलकर ज्योग्राफी बना देती हैं। तो ये मतलब एक प्रकार से जैसे इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स है ना, कि एक से कन्वर्ट होकर दूसरी बन जाती है, ऐसे ये तीनों सब्जेक्ट्स हैं, साइंस, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट साथ में फ्लो करते हैं। कोई पर्सन ये नहीं कह सकता कि मैंने एनवायरमेंट इकोलॉजी खत्म कर ली विदाउट गेनिंग एनी साइंटिफिक नॉलेज। हर चीज़ में साइंस है, लॉजिक है, क्योंकि ये
है तो वही सारे के सारे लिविंग और नॉन लिविंग और चीज़ें। ये वर्क कैसे करते हैं, इनका बॉडी सिस्टम, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो ऑलरेडी इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूडेड है ही। ठीक है, क्या ये सारी डिस्कशन सबको समझ में आई? बिल्कुल बेसिक तरीके से बताओ। सारी चीज़ें पक्का? किसी को कोई डाउट पूछ लो, कुछ भी पूछना है तो अभी यहाँ पर। साइकिल्स के बारे में सब कुछ समझ में आ गया? तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।